हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका 2022 और 23 में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा जो कराया गया क्वेश्चन पेपर है उसी को ही हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। और यह इस सीरीज में दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हम ऑलरेडी एक लेक्चर पर बात कर चुके हैं। अगर उस लेक्चर को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उसी को देखना है उसके बाद ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं मैं आप सभी को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि कोई भी अगर नया स्टूडेंट है तो समझ जाएगा। जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें 3 सेक्शन था, तो सेक्शन ए में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन ए के हम 4 क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बात कर लें ताकि सेक्शन ए हमारा इस लेक्चर के साथ फुल्ली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो, बोला जा रहा है कि फॉर द कर्व, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है या कर्वेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर द कर्व के लिए हमारे पास एक कर्व दिया गया है जिसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, y इज इक्वल टू a log sec x अपॉन में a। तो हमें पता करना है कि ds अपॉन में dx का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्वेचर से रिलेटेड जब क्वेश्चन है तो इसमें आपको ds अपॉन में dx का फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम फार्मूले की बात करते हैं तो मैं आप सभी को एक बार बता ही देता हूँ फार्मूला। ds अपॉन में dx का जो फार्मूला होता है वह होता है √1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर होता है। अब ये फार्मूला जिस भी बच्चे को पता होगा और ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लिया होगा वो तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं और थोड़ा सा तेजी से लेकर चलेंगे ताकि सभी क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर सकें। हमारे पास दिया गया है गिवन दैट y इज इक्वल टू a log sec x बाई a हमारे पास दिया गया है। हमें dy बाई dx का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। log sec x बाई a का वैल्यू जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा sec x बाई a हो जाएगा। sec x बाई a का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sec x बाई a इंटू tan x बाई a हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम x बाई a का अलग से डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई a, लेकिन ये हमारे पास इसका एंगल नहीं है, ये अलग से चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a से ये कैंसल आउट हो जाएगा और sec x बाई a से sec x बाई a कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। डिफरेंशिएशन हमने नॉर्मल सा किया था, हमने कुछ अलग तो काम किया नहीं है, और डिफरेंशिएशन इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया गया होता है। तो अब यहाँ पर मैं तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि ये इंटर लेवल की चीज़ें, हमें उसके आगे लेवल की चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल क्या बच रहा है, tan x बाई a ओवरऑल हमें मिल रहा है dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ds बाई dx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि ds अपॉन में dx का जो वैल्यू है उसके लिए फार्मूला हमें पता है √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसी में ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, क्या है हमारे पास tan x/a का होल स्क्वायर, तो यानी कि tan स्क्वायर x/a हो जाएगा। ठीक है, और हम हाई स्कूल में पढ़े होते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/a का जो वैल्यू होता है वो होता है √sec स्क्वायर x/a होता है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हमें देगा sec x/a, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर में है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, फार्मूला नहीं याद है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है। आप लोग तो परेशान हो जाएंगे, अगर फार्मूला नहीं याद है ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, कहीं क्वेश्चन तो नहीं ना गलत दिया है, क्योंकि हमें तो y के फॉर्म में दिया गया है कर्व और हमारे पास पूछ रहा है ds/dx का वैल्यू, तो इसमें तो यस है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्चे परेशान होंगे जिन्हें फार्मूला ना पता हो, जो कर्वेचर पढ़े ही ना होंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कर्वेचर को एक बार भी ऐसे पलट कर देख लिए होंगे तो उनमें जो पहला थ्योरम है वो यही है और वो उसमें यही फार्मूला ही प्रूव कराया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है, यह एक डेफिनेट लिमिट का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो इंटीग्रल कैलकुलस से हमारे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे ही होंगे, सभी चीज़ों को नोट डाउन कर ही रहे होंगे। यह जो लेक्चर है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो आपके यूनिवर्सिटी में भी आने के चांसेस ही होंगे। तो बढ़िया से देखो, अच्छे से समझो। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन जिसमें लोअर लिमिट हमारे पास a है, अपर लिमिट हमारे पास s है, तो f ऑफ x का अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा वह उस f ऑफ x का अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहां पर हमारे जो लिमिट है वो चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज हो जाएगा, तो यह जो वैल्यू हमें मिलेगा वह निगेटिव हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान। इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर हम जा सकते हैं, तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं यानी कि लेते हैं, तो a लोअर लिमिट a, अपर लिमिट s, f ऑफ x और dx। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर a यस, ठीक है, a की जगह पर b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सब तो नोटेशंस है ना, a यस नोटेशन है, तो यस की जगह पर b भी देखने को मिल सकता है। कई ऑथर्स क्या करते हैं, a टू b करते हैं, कई ऑथर a टू यस करते हैं, कई ऑथर यस टू c कर देते हैं। तो इससे डर मत जाना, चीजें एक ही हैं, बात एक ही कही जा रही है, बस लिमिट को बदल दिया गया है। तो अब कैसे हम करेंगे इसका सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। हम नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x का जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा वो कैपिटल F ऑफ x हम मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है यस। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले अपर लिमिट को रखा जाएगा तो f ऑफ s मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट को हम रखेंगे तो f ऑफ a मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हुई, आसान है ना। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, चाहो तो इसी से ही इस पॉइंट पर पहुंच जाओ, या फिर इसको यहीं छोड़ दो, इसको शुरू कर लो। तो इसको मैं छोड़ देता हूं, चलो एक काम करता हूं, मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट बना लेता हूं। अब क्या करता हूं, और राइट हैंड साइड को उठा लेता हूं। ऐसा नहीं था, इस इक्वेशन फर्स्ट से हम इस पर पहुंच सकते थे राइट हैंड साइड पर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आसान और बना देते हैं। तो इंटीग्रेशन यस टू a
और यहाँ पर f ऑफ x और यहाँ पर dx है, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा ही, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो f ऑफ x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लोअर लिमिट यस है, अपर लिमिट है a। सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ पर इसको रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ a माइनस लोअर लिमिट f ऑफ यस, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, यहाँ पर हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, तो f ऑफ यस बाहर सामने ला देते हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, तो इसे हम पीछे छोड़ देते हैं। तो अब देख लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड हमारे बराबर है, यानी कि LHS जो है, ठीक है, वो RHS के बराबर है, यानी कि ये हमारा इसके बराबर है, इसलिए हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिफिनिट लिमिट का यह सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, डिफिनिट फंक्शन का। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोनोटोनिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक ही लय में चलता जाए, उसी फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। अब देखो, इसके हम डिफिनीशन पर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके डिफिनीशन को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं बहुत ही अच्छे से। यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सब कुछ आसान और बहुत ही अच्छे से समझाया था कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, लेकिन आप सबको तो पढ़ना रहता नहीं है, आप सभी को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए। तो कैसे समझ में आएगा चीज़ें, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हर एक लेक्चर को आप सबके लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, तो अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। देखो, कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक तभी हो सकता है जब वह या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए, तभी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वह मोनोटोनिक है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले समझ लेते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और मोनोटोनिकली या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। कहता है कि हम एक यस सेट को उठाते हैं जो कि रियल नंबर का ही सबसेट है, और एक फंक्शन को हम लेते हैं f जो कि मैप कर रहा है यस टू r, देन f इज सेड टू बी, जो हमारा फंक्शन है f, उसे हम कहेंगे कि वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है इफ, केवल तब जब हम यस के ही, इसी सेट यस के ही दो एलिमेंट को उठा लें जो कि कुछ इस प्रकार हो कि पहला जो एलिमेंट है वह दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, तो इनके अगर हम फंक्शन को उठाएंगे, इन एलिमेंट के फंक्शन को उठाएंगे, तो जो पहला फंक्शन होगा वह दूसरे फंक्शन से छोटा या उसके इक्वल होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि यह हमारा फंक्शन जो है वह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, दूसरा कहता है कि द फंक्शन f इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। हम तब कहेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है जब हम दो एलिमेंट को उठाएंगे, इस यस के किसी भी दो एलिमेंट को उठा सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया x1 x2, ठीक है, जहां पर x1 जो है वह x2 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास जब x1 और x2 का हम फंक्शनल वैल्यू लेंगे, तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ x1 वह f ऑफ x2 से लेस और इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार घटते जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इसीलिए हम कहेंगे कि यह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
जब ये दोनों प्रॉपर्टी में से यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह मोनोटोनिक फंक्शन है, इफ इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने मोनोटोनिक फंक्शन का भी देख लिया। क्या देखा हमने? एक एग्जाम्पल, एक डिफिनीशन। अगर इसमें एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल नोट डाउन करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रूव दैट बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n इज इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ n कामा m। यानी कि इनके जो हमारे पास m और n है उन्हें अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे बीटा फंक्शन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो मोनोटोनिक फंक्शन है उसे मैंने 2-3 मिनट में ख़त्म कर दिया है इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको मोनोटोनिक फंक्शन का एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट समझना होगा तो आप जाइए हमारे यूनिट सेकेंड के दूसरे लेक्चर को देखिए, पहले और दूसरे लेक्चर दोनों को देखिए। आई बटन पर हम देने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। वहाँ से आपको मोनोटोनिक फंक्शन का एकदम क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आसान सा सॉल्यूशन होता है। देखो, बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n के लिए हम जानते हैं, यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, हमारे पास लोअर लिमिट होता है 0, अपर लिमिट होता है 1, x के पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x के पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो हम कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, इस पर हमें बात करना है। ठीक है, लेट, हम क्या करते हैं, लेट x 1 माइनस एक्स की जहाँ पर, यहाँ देखो हमारे पास 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स की जहाँ पर हम t को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम 1 माइनस एक्स की जहाँ पर t को सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस dx की जगह पर हमें dt सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक्चुअली dx को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हम x को रिप्लेस करेंगे तो इस वजह से हमारे पास माइनस dx हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस को उधर हम भेज देंगे, अभी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम डेफिनेट लिमिट में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लिमिट्स दिए गए होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिए गए होते हैं, तो उसमें जब हम फंक्शन को चेंज करेंगे तो हमारा जो लिमिट होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, लिमिट भी बदल जाएगा। अब बदलेगा कैसे, इस पर हम बात करते हैं। देखो, हमारे पास अगर हम लोअर लिमिट को चेक करना चाहें, यहाँ पर मैं साइड में समझा देता हूँ। लोअर लिमिट को अगर हम चेक करना चाहें तो हमने सपोज किया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, और लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 हमें रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू टी, यानी कि जो t के फंक्शन में लोअर लिमिट बनेगा वो बनेगा 1। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने लोअर लिमिट निकाला 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपर लिमिट को चेक कर लेते हैं। अपर लिमिट अगर चेक करेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, और x का वैल्यू अपर लिमिट 1, तो इस वजह से 1 माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और t का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0। तो अपर लिमिट हमारे पास हो गया 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस हमें मिलेगा ही, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और x की जहाँ पर हमें रखना है 1 माइनस एक्स की जहाँ पर हमें रखना है t, तो t के पावर n माइनस 1, और x की जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो x को उधर भेज देते हैं, t को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस टी के पावर m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास dt तो रहेगा ही रहेगा।
अभी देखो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरम को प्रूव किया है। कौन सा थ्योरम हमारे पास दिया गया था? क्या दिया गया था? इंटीग्रेशन ए से यस या ए टू बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए से एक्स एस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास इंटीग्रेशन यस टू ए, और यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है जब हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट से एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तब। ठीक है, तो अगर हम इंटरचेंज यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर देखो नेगेटिव है तो बन जाएगा क्या? पॉजिटिव। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वी नो दैट दिस। ठीक है, उसके बाद अगले लाइन को लिखिए, इससे आपका कॉपी भरेगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमने माइनस साइन को हटा दिया। इसको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर मतलब क्या? आगे ले लेते हैं, तो t के पावर n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस टी के पावर n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें लाना था बीटा फंक्शन m कामा n इज इक्वल टू बीटा फंक्शन n कामा m। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो अगर हम बीटा फंक्शन m कामा n का फार्मूला ये जानते हैं तो बीटा फंक्शन n कामा m का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, m के जहाँ पर n को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। लेकिन इस बीटा फंक्शन में ध्यान से देखो तो x कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, यानी कि x के जहाँ पर y भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। इससे हमारा बीटा फंक्शन चेंज नहीं होगा। वेरिएबल को तो हम किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर ध्यान से देख लो, यहाँ पर लिखा गया है n-1 और यहाँ पर लिखा गया है m-1। ठीक है, तो अगर हमारे पास m था तो m आया, अगर हमारे पास कहीं यहाँ पर n होता तो n आ जाता ना, और यहाँ पर m होता तो यहाँ पर भी m आ जाता। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n। नो 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 नो, ये तो हमें प्रूव करके ही तो लाना था। n कामा m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n है और यहाँ पर m है। ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n जो होता है वह बीटा फंक्शन ऑफ n कामा m के बराबर होता है। इसलिए हमारा काम खत्म हो गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको डाइवर्जेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास v एक कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है, तो प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ v जो होता है वह 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूनिट 8 से क्वेश्चन आया है, और यूनिट 8 आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूनिट कह सकते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 8 आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सिंस हमें पता है कि हमारा जो v है इज ए कांस्टेंट वेक्टर, यह जो हमारे पास है यह क्या है? एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर। देन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेल v अपॉन में डेल x निकालेंगे, कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कांस्टेंट वेक्टर को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो यह 0 देगा। ठीक है, क्योंकि यह कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 0 ही तो मिलता है, तो हमें 0 मिल गया। अगर हम इसी कांस्टेंट वेक्टर v को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। अगर इसी कांस्टेंट वेक्टर v को हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी हमें 0 ही मिलेगा। देन तब हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ v है उसके लिए फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर i डेल v अपॉन में डेल x प्लस यूनिट वेक्टर j डेल v अपॉन में डेल y प्लस यूनिट वेक्टर k डेल v अपॉन में डेल z होता है। ठीक है,
वैल्यूज को रख दीजिए, यूनिट वेक्टर i इंटू 0, ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर j इंटू 0 प्लस यूनिट वेक्टर k इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और ये डाइवर्जेंस ऑफ v का वैल्यू मिला है और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हमने क्या किया, प्रूव कर दिया है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। ऐसे ही बस आपको इतने ही लाइन लिखने थे। ठीक है, तो हमें क्या बात पता चली, और यह थ्योरम के रूप में भी आप याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है और उसका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है, तो वह जो वैल्यू हमें देगा वो 0 ही होगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू दे नहीं सकता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अपने सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन को तरफ, या लास्ट क्वेश्चन के बारे में, और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैसे सभी क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि प्रूव दैट कर्ल ग्रेडियंट r के पावर n इज इक्वल टू 0, हमें प्रूव करना है। जहाँ पर वेक्टर r जो हमारे पास होता है वह x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे तो पहले ग्रेडियंट चेक करना होगा, उसके बाद कर्ल चेक करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास r के पावर n दिया गया है, r भी हमारे पास दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ, अगर हम x ना लिखें, डायरेक्ट हम लिख देते हैं फार्मूले को, हमारे पास r के पावर n लिखा गया है ना, ग्रेडियंट ऑफ r के पावर n जो होगा हमारे पास वो होता है यूनिट वेक्टर i डेल r के पावर n अपॉन में डेल x प्लस यूनिट वेक्टर j, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास डेल r के पावर n अपॉन में डेल y प्लस यूनिट वेक्टर k डेल r के पावर n अपॉन में डेल z। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, हम कुछ और नहीं लिखे हैं, यही चीज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर i, इसका जब हम पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो r के पावर n लिखा गया है तो यहाँ पर n हो जाएगा, और इंटू r के पावर n-1 हो जाएगा, और डेल r अपॉन में डेल x हमें मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। हमने r के पावर n का डिफरेंशिएशन किया है डेल x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर j हमें मिलेगा, और यहाँ पर n इंटू r के पावर n-1 मिलेगा, और यहाँ डेल r अपॉन में डेल y मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम डेल r अपॉन में डेल y का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए हैं, इसलिए अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के यहाँ पर हमें मिलेगा फिर से n मिलेगा, और r के पावर n-1, और यहाँ पर हमें मिलेगा डेल r अपॉन में डेल z। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, n इंटू r के पावर n-1 हर जगह से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ ताकि उसका अगर मैं उपयोग कर सकूँ तो अच्छी बात रहेगी। n इंटू r के पावर n-1, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर i और डेल r अपॉन में डेल x। ठीक है, तो डेल r अपॉन में डेल x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि r को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है वो भी पार्शियली डेरिवेटिव, तो जितने भी दूसरे वेरिएबल्स होंगे वो सभी के सभी कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे और वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, x। तो इसलिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x अपॉन में r। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर j, यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा y अपॉन में r, और यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर k, यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा z अपॉन में r। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आप सभी को, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से r को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा n,
और r को जब हम कॉमन लेंगे और r के पावर 1 है और वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा r के पावर n-2। ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं रिपीट करता हूँ। r को जब हमने कॉमन लिया तो 1/r हमारा कॉमन हो रहा है, तो r के पावर 1 लिखा गया है। और जब हमारे पास 1/r के पावर 1 लिखा गया है तो जब वह ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, r के पावर n-2 बना देगा इसको। और यहाँ पर हमारे पास लिखा जाएगा x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस k z यूनिट वेक्टर k। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो तो हमारे पास तो r ही बन रहा है, वेक्टर r, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे r n इंटू r के पावर n-2 और इंटू वेक्टर r हम लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, या तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसके ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह भी एक थ्योरम है जहाँ पर मैं लाकर ख़त्म किया हूँ अभी, यह भी एक थ्योरम है और आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर इसे अलग से नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने ग्रेडियंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब हम कर्ल को अप्लाई करने वाले हैं। तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, कर्ल को अप्लाई करने वाले हैं, CURL। ठीक है, कर्ल ऑफ दिस, तो दिस का मतलब क्या हुआ कि n इंटू आर के पावर n-2 और यहाँ पर हमारे पास है x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो n तो हमारा बाहर ही हो जाएगा, या तो ऐसे करते हैं ना, बाहर क्यों करना, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं। कर्ल का हमें फार्मूला पता है, यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j और यूनिट वेक्टर k। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है डेल अपॉन में डेल x, डेल अपॉन में डेल y और डेल अपॉन में डेल z हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलता है a b c, तो a1 या b1 a1 a2 a3 भी मिलता है, तो वहाँ पर जो हमारे पास लिखे होते हैं वो x y z ही लिखे होते हैं, तो यहाँ पर मैं x y और z मैंने लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, अभी जो मैंने बोला कि कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ही लेते हैं, नहीं तो यह क्वेश्चन आगे हमारा नहीं बढ़ सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, तो n r के पावर n-2 हमारे बाहर हो जाएंगे और कर्ल ऑफ दिस केवल होगा। ठीक है, ये हमारे बाहर हो चुके हैं, कर्ल इस पर ही केवल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कर्ल होता है वह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई किया जाता है, जबकि जो ग्रेडियंट होता है वह केवल कांस्टेंट या स्केलर पॉइंट फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जब स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ग्रेडियंट अप्लाई किया जाता है तो हमने यहाँ तक लेकर आया। अब हमें कर्ल को अप्लाई करना है तो वह वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर अप्लाई होगा, तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उन्हें हम बाहर कर देंगे और कर्ल इनटू दिस हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू मिलेगा हमें वो इसी के डिफरेंशिएशन से मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि डेल आर अपॉन में डेल एक्स, डेल आर अपॉन में डेल वाई, डेल आर अपॉन में डेल जेड को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कहाँ पे आएगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। ऐसा करते हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगला जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा क्या है, n इंटू आर के पावर n-2 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर k। ठीक है, और इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, अभी मैंने आप सभी को बताया वही तो पॉइंट लिखे गए हैं, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास x y z रहेंगे ही रहेंगे, x y और z। इसी को ही सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू आर के पावर n-2 सॉल्व करेंगे तो यूनिट वेक्टर i हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मिलेगा y z अपॉन में r माइनस यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी मिलेगा y z अपॉन में r। ठीक है, इसे मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, प्लस
यहाँ पर हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर जे, और ये हमारे पास क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर जे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड बाई आर हो जाएगा और माइनस एक्स जेड बाई आर हो जाएगा और प्लस यूनिट वेक्टर के, और ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई बाई आर और माइनस एक्स वाई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये वैल्यूज से कैंसिल, ये वैल्यूज से कैंसिल, ये वैल्यूज से कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास n इंटू आर के पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, और ये वैल्यू हमारे पास है कर्ल ग्रेडियंट r के पावर n इज इक्वल टू 0, और यही तो हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके हमने सोल्यूशन के बारे में देख लिया है। अब जो आगे के लेक्चर्स मिलेंगे, जो अगले लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, यानी कि रोलेस थ्योरम का आई थिंक हम दूसरा एग्जाम्पल उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाला जो लेक्चर मिलेगा उसमें हम इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं, और इसी प्रकार के नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।